हमने एक हिस्से को पूरा कर लिया है। हमारे जो प्राणियों में, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है, उसका एक हिस्सा हमने आहार नाल कर लिया। दूसरा हिस्सा है पाचन ग्रंथियां, और कैसे इन ग्रंथियों की मदद से पाचन होता है। पाचन ग्रंथियां मिलकर पाचन रस का निर्माण करती हैं। तो इसमें मुख्यतः लार ग्रंथियां होती हैं जो हमारे मुंह में पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो हमारे पेट में पाई जाती हैं, उसके बाद यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्नाशय, ये सब मिलके पाचन ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय देख पा रहे हैं। बाकी हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल थी उसमें उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहला काम शुरू में ही हो जाता है कि लार ग्रंथियां लार का निर्माण करती हैं। तो जो पाचन की शुरुआत है वो मुंह में ही हो जाती है। यहाँ पे इनको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में एक एंजाइम होता है जिसको टाइलिन या सलाइवरी अमाइलेज कहा जाता है। और मैंने शुरू में बताया था कि पौधों में मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में भोजन इकट्ठा हो जाता है, और उस स्टार्च को शर्करा में, माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? ये सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम ये काम करता है। तो यहां से शुरू हो गया। तो पहला सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा मैंने बताया पेट में जो होगा वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, पेप्सिनोजन के रूप में उपस्थित होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको पेप्सिन में बदल देता है। तो यहाँ पे भी डाइजेशन शुरू होता है। अब देखिए, सबसे पहली लार ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड, 3 जोड़ी हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। गाल में, अधोजम और जीवा के नीचे, इसलिए सबलिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी। और हमारे मनुष्य के शरीर में यही एक ऐसी ग्रंथियां हैं जो जोड़ी में पाई जाती हैं, पेयर में मिलती हैं। बाकी सब एक एक होते हैं। सिर्फ जो लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सिर्फ पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं। हमेशा याद रखें आप। यहाँ पे आप देखिए, पहली पैरोटिड, दूसरी सब मैक्सिलरी, सॉरी यहाँ पे पैरोटिड को बाद में लिखा गया है, कर्णमूल। पैरोटिड कान के पास होती है। सब मैंडिबुलर, ये हमारे जबड़े के नीचे होती है। और सब मैक्सिलरी। तो ये तीनों ग्रंथियां, और इन तीनों की एक एक वाहिनी होती है, डक्ट होती है, जो इनकी इनके जो सिक्रीशंस हैं उनको लेके जाती है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा स्टमक। स्टमक जो है, हमारा आमाशय जो है, इसके इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जठर ग्रंथियां होती है। तो इसमें सबसे पहली जो म्यूकस निकालने वाली है वो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। दूसरा पेप्टिक सेल्स जो पेप्सिनोजन को निकालती हैं। और तीसरी ऑक्जेंटिक सेल्स या भित्ति कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, नैस कारक को क्या कहते हैं? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये विटामिन B12, B12 के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे आमाशय में जो भोजन है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है। हमारे आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक पाया जाता है, उपस्थित रहता है। तो इस दौरान ये पूरी तरह मिल जाता है। उसके बाद अगला जो आता है हमारा यकृत, जो पित्त, जिसको हम बाइल कहते हैं, बाइल यहाँ से निकलता है, जो पित्त की थैली पित्ताशय में जमा हो जाता है और
फैट वसा के पाचन में मदद करता है। इसमें कई सारे पाचन एंजाइम्स उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसको अग्नाशयी रस भी कहा जाता है, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज जैसे एंजाइम उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा हमारा हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा हो गया हमारा लीवर, जिसको हम यकृत भी कहते हैं। याद रहेगा। अब ये यकृत में बहुत सारे काम होते हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। चौथा हमारा हो गया पैनक्रियाज, जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं। ये पेट के पीछे, हमारे पेट के पीछे की तरफ पाया जाता है, और ये मिश्रित होता है, मिक्स टाइप का ग्लैंड है। या तो अंतःस्रावी ग्लैंड होते हैं या बाह्यस्रावी ग्लैंड होते हैं, लेकिन ये मिक्स टाइप का है, मिश्रित टाइप का है। अंतःस्रावी के रूप में ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन, ये दो हार्मोन मुख्यतः रिलीज करता है। इसके अलावा यहां से ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे एंजाइम भी यहां से निकलते हैं, जो प्रोटीन के डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में मुख्यतः मदद करते हैं। थोड़ा बहुत अमाइलेज, जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है, वो भी यहां से निकलता है। इसके अलावा लाइपेज, पैनक्रेटिक लाइपेज, जो वसा के पाचन में मदद करता है, वो भी यहां से निकलता है। तो ये मुख्यतः पांचवा जो है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, जिसको आंतरिक रस कहते हैं। यहां पर अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियेसेस। माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, लैक्टेज प्रोटीन है, सुक्रेज ये भी ग्लूकोज का टाइप है, लाइपेज फैट वसा हो गया, और ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। अब देखें, अगर आप पूरा इसको एक साथ समराइज करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले टाइलिन, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड में मैंने आपको बताया, अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये काम कहां से शुरू हो गया? मुख गुहा से शुरू हो गया, माउथ से शुरू हो गया। दूसरा, स्टमक, जठर रस, आमाशय में, दोनों इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन के फॉर्म में होते हैं। पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोटीन से पेप्टाइड बना देते हैं, पेट में हो जाता है सारा काम। कैसीन पैरा कैसिनेट में चेंज हो जाता है, जो दही जमने में मदद करता है। अग्नाशय में, पैनक्रियाज में वही ये सारे एंजाइम अभी अभी मैंने आपको बताए, ये उपस्थित होते हैं। और यकृत में जो लीवर है, मुख्यतः बाइल होता है, और बाइल में बाइल सोल्ट्स और बाइल पिगमेंट वर्णक होते हैं। बाइल वर्णक जो है वो दो मुख्य हैं, बिलिरुबिन और बिलिरुबिडिन। अब ये येलो कलर का, पीले रंग का वर्णक है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जॉन्डिस या पीलिया हो जाता है हमारे शरीर में। जॉन्डिस या पीलिया बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन की वजह से होता है, याद रखें आप लोग। तो अब एक बार पूरे को हम समराइज करते हैं यहाँ पर, कि जठर रस में
जिसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, फूड को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, और यहां से ये चाइम में चेंज हो जाता है, और जब ये छोटी आंत में जाता है तो इसको चाइल्ड कहते हैं। तो बोलस माउथ से आया, मुख गुहा से आया, चाइम में चेंज हो गया पेट में, और आंत में जाकर इसको चाइल्ड कहते हैं। इसका जो अवशोषण है, फूड का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में मुख्यतः होता है। और अपाच्य भोजन अवशोषण छोटी आंत में, और अपाच्य भोजन बड़ी आंत में जाता है, जहां से वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। HCl की भूमिका के बारे में मैंने आपको बता दिया, किस तरह से मदद करता है पाचन में। लार ग्रंथियां हमारे लिए किस तरह मददगार होती हैं। यकृत का रोल क्या होता है, अग्नाशय किस तरह से हमें मदद करता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हो रहा है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर की विभिन्न हिस्सों में होती है, और इसमें मैं आपको एक और चीज बताता हूं, चलिए थोड़ा और आपको समझने में आसानी होगी कि किस तरह से ये पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और बाकी चीजों का किस तरह से पाचन होता है। अब भोजन पहुंच गया आंत में, हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ही पाचन और अवशोषण होता है। आंत में इसको क्या कहते हैं हम, काइम कहते हैं। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट थे उसका पाचन शुरू हो गया मुंह में ही, वहां पे अमाइलेज है, अमाइलेज एंजाइम ने इसका पाचन शुरू कर दिया वहां पर। और प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया कहाँ पे, हमारे पेट में, वहां पे पेप्सिन है, वहां पे रेनिन है। लेकिन हमारे वसा का पाचन अभी तक शुरू नहीं हुआ। और जो आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्षुद्रांत है, वहां पे पैनक्रिया का रस और पित्त रस, ये दोनों भी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रोटीन का जो अपघटन होगा, वो अग्नाशय के रस के रूप में उपस्थित होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड से पेप्टोन्स में बदल जाता है। अब जो काइम में पैनक्रेटिक जूस है मिलके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में चेंज कर देता है। और जो वसा है, फैट्स जो है, ये लाइपेज एंजाइम की मदद से वसा जो है लाइपेज एंजाइम की मदद से पहले डाइग्लिसराइड में, फिर मोनोग्लिसराइड में बदल जाते हैं, और फाइनली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में इनका विघटन हो जाता है।
तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो अवशोषण है, जो डिवीजन है, वो यहाँ पे हो जाता है। आगे अगर हम इसको देखें, ये फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में आपको बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है पैनक्रेटिक जूस की मदद से। यहाँ पे जो चाइल आया था उस, अब जो कार्बोहाइड्रेट के डाइपेप्टाइड्स थे, सॉरी डाइसैक्राइड थे, वो मोनोसैक्राइड में चेंज हो गए, और प्रोटीन के जो पॉलीपेप्टाइड थे वो डाइपेप्टाइड में चेंज हो गए। अब प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड्स डाइपेप्टाइड में, और डाइपेप्टाइड से ये अमीनो अम्ल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए माल्टोज एंजाइम हो जाएगा माल्टेज, और ये ग्लूकोज के दो अणुओं में टूट जाएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या कहलाता है? माल्टोज। दूसरा लैक्टोज होता है, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम हो जाएगा, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं। तीसरा है सुक्रोज, सुक्रेज एंजाइम हो जाएगा। ये सारे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की मैं बता रहा हूं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस तरह से अब बच गया हमारे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइडेजेस वो शुगर, शर्करा प्लस क्षारक में बदल जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग तरह के भोजन का जो अवशोषण है इस विघटन के बाद हो जाता है। अब बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन नहीं होता, ये हमेशा याद रखें आप, ना कोई ब्रेक डाउन होता है, सिर्फ वहां पे कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में अवशोषण होता है, अब पाचन क्रिया बड़ी आंत में नहीं होती, क्योंकि वहां पे एंजाइम मुख्यतः अनुपस्थित रहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जो हमारा पित्त रस है उसमें कोई भी एंजाइम उपस्थित नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पाचन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? पित्त रस को पाचन के लिए महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, जो वसा है, वसा के बड़े बड़े संरचनाएं उपस्थित रहती हैं जो हमारी कोशिका की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम ये पित्तरस करता है। इस प्रक्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अब ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये हमारी मेम्ब्रेन को पास कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, जो अवशोषण है वसा का, वो विशेष प्रकार की लैक्टियल्स में होता है। बाकी तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है वो तो ब्लड में अवशोषित हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अवशोषण ब्लड स्ट्रीम में हो जाएगा, लेकिन जो फैट्स हैं, जो वसा है, उसका अवशोषण मुख्यतः लैक्टियल्स में होता है। विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। अब अवशोषण की हम बात करें तो अवशोषण में
अलग अलग प्रकार के पदार्थों का अवशोषण होता है अलग अलग हिस्सों में। तो सबसे पहली जो बात आती है कि अवशोषण है क्या, कि जो विभिन्न खाद्य पदार्थ जटिल से सरल अणुओं में बदले विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से, उनका उपयोग ऊर्जा के लिए, उनसे ऊर्जा कैसे निकले, उस ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जाए, वो प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। तो जो हमारे ग्लूकोज है, जो इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, अमीनो अम्ल है हमारे, एमिनो एसिड जिनको कहते हैं, जिनको कहा जाता है, या जो क्लोराइड आयंस हैं, ये विसरण के द्वारा, विसरल प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद जो फ्रक्टोज है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, और सोडियम अणु है, सोडियम आयन है। इस सुसाध्य परिवहन होता है, इसकी मदद से ये अवशोषित हो जाते हैं। जल का जो परिवहन है वो परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। ठीक है। और जो मोनोसैक्राइड हैं, कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं, सोडियम आयंस हैं, इनका भी जो अवशोषण है इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। वशाम्ल का मैंने बताया, ये एविलय होते हैं, तो इसका रक्त में अवशोषण नहीं होता। अब ये सीधे लैक्टियल्स में चले जाते हैं, लसिका वाहिनियों में चले जाते हैं, जहां से इनका अवशोषण होता है। लैक्टियल्स लसिका वाहिनियां है जहां पे इनका अवशोषण कर लिया जाता है, और इस अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों तक पहुंच जाते हैं, जहां पे इनका उपयोग विभिन्न क्रियाओं के लिए किया जाता है, और वह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण प्रक्रिया अवशोषित पदार्थों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। तो ये हमारा पूरा प्रक्रिया हो गई पाचन की, जिसको हमने दो भागों में पढ़ा। पहले भाग में हमने आहार नाल के विभिन्न भागों का अध्ययन किया, दूसरे भाग में पाचन ग्रंथियां और कैसे उनका पाचन अवशोषण होता है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगले भाग में हम श्वसन क्रिया का अध्ययन करेंगे। जैव प्रक्रम के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा पोषण आज हमने पूरा किया, दूसरा भाग है श्वसन प्रक्रिया, जिसको हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं भी डाउट होता है उसको थोड़ा आगे पीछे करके भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपकी स्टडीज में हेल्पफुल रहेगा।